दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑन वेक्टर्स। और इसके अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं हम पूरी फिज़िक्स की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। आप फोर्स की तरह इनको मान सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। एक वेक्टर मान लो ऐसा, दूसरा वेक्टर मान लो ऐसा। ये मान लो बी वेक्टर है और ये मान लो ए वेक्टर है, कुछ भी मान लो। ये इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। और मुझे बोला गया प्लस करो इन दोनों को, बताओ आंसर क्या आएगा। जो 15 बोलेगा ना, वो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वेक्टर एडिशन इस तरह से नहीं की जा सकती विदाउट कंसीडरिंग देयर डायरेक्शंस। मैंने कल भी इसके बारे में जब वेक्टर्स पढ़ाया था तो आपको आइडिया दिया था। अगर अपोजिट एंड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक बॉक्स के ऊपर, एक 5 न्यूटन की और दूसरी 6 न्यूटन की, अपोजिट साइड से एक बॉक्स इमेजिन करो और दोनों अपोजिट एंड से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या मुझे 11 न्यूटन जितना रिजल्ट मिलेगा? नेवर। मुझे 1 न्यूटन का रिजल्ट मिलेगा वहाँ। ये नहीं बोलना 1 ही न्यूटन मिलता है हर बार। यहाँ मैंने एंगल जो आपको अभी इमेजिन करवा रहा हूँ, इसमें मैंने एंगल 180 डिग्री लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है। क्या 15 आंसर कभी आ सकता है इसका? यस, आ सकता है, अगर एंगल 0 हो तो। और वो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट है इसका, ये भी याद रखना। और इसका मिनिमम रिजल्ट है दोनों की सबट्रैक्शन। लेकिन मिनिमम रिजल्ट हो गया 5, मैक्सिमम रिजल्ट हो गया 10। लेकिन 7 भी आंसर आ सकता है, 8 भी आंसर आ सकता है, 8.2 भी आंसर आ सकता है, 10 और 5 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ये था इसका बेसिक आइडिया वेक्टर एडिशन का। फिर वेक्टर एडिशन को करने के बहुत से मेथड्स हैं। इनमें से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स इज पैरेललोग्राम लॉ, और इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है कि दोनों वेक्टर्स टेल पे होने चाहिए। यहां जैसे एंगल, जो एंगल के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। व्हेन यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर्स शुड बी प्लेस्ड एज देयर टेल्स ऑन द वन एंड। ठीक है, तो उनकी टेल्स एक ही जगह कनेक्टेड होंगी तो होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़े इजीली इसको उठा के यहां ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। तो इसको मैं यहां ले आऊंगा, बिल्कुल पैरेलल लाना है जैसा, और ना लेंथ चेंज करनी है इसकी, तो कोई प्रॉब्लम, जहां मर्जी ले जाओ इसको, लेंथ चेंज नहीं करना। और जो ये एंगल बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल हमेशा वहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि ये वेक्टर को कहीं पे भी स्लाइड करके लिया जा सकता है। दिस इज 5 न्यूटन। अब इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? लेट इट दिस एंगल बी, इसका मान लो एंगल पहले से 0 था हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे आएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ सिखाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। जब दो वेक्टर्स आपके इस तरह से प्लेस्ड हैं, तो आपने क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपने इन दो वेक्टर्स को यूज करके पैरेललोग्राम बना देनी है। वेक्टर्स कैसे प्लेस्ड होने चाहिए? टेल, याद रखो कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फिर मैं इसको यूज करके, फिर मैं इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके मैं यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। देख लो, कर ली। इसके पैरेलल ये बनाया, बिल्कुल इक्वल भी है, इसके पैरेलल ये बनाया। ये आपका वेक्टर ए है, या पी मैंने लिखा होगा शायद, तो पी लिखता हूं। ये आ गया आपका पी वेक्टर, ये आ गया आपका क्यू वेक्टर। तो रिजल्टेंट कहां मिलेगा? इसका डायगोनल। और दो वेक्टर्स को ऐड करने पे रिजल्ट जो मिलता है दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर। दो फोर्सेस को ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या कुछ और आ जाएगा? फोर्स ही आएगी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरह से कोई भी दो वेक्टर्स हों, उनको दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का एक चक्कर होता है छोटा सा, क्या कि उसमें एक आंसर नहीं होता, उसके दो आंसर होते हैं। उसकी डायरेक्शन भी बताओ, उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो अब इस आर वेक्टर की मुझे डायरेक्शन भी बतानी है,
डायरेक्शन बताने का मतलब हुआ इसका एंगल बता दो किसी के साथ भी, या तो इसके साथ, या तो इसके साथ, या हॉरिजॉन्टल के साथ, या वर्टिकल के साथ, किसी के साथ भी, बस एंगल बताओ इसका, ये कितना एंगल बना रहा है किसी के साथ भी, किसी के साथ। रेफरेंस किसी को लेना पड़ेगा एंगल बताने के लिए। इसका एंगल मैं बोलूंगा आर वेक्टर का बताओ एंगल कितना है। एंगल तो दो लाइंस के बीच में होता है ना, तो एक दूसरी लाइन कौन सी, वो तुम्हारी मर्जी। वो पी वेक्टर भी ले सकते हो, वो क्यू वेक्टर भी ले सकते हो, वो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, वो वर्टिकल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा यहां हम कैसे करते हैं। हम चलते हैं आगे। ये देखो, ये वही डायग्राम है जो मैंने बताई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है कि यार ये लाइन कितनी लंबी है जो तुम्हारे रिजल्टेंट बनाई। गिवन क्या है आपको, पी की वैल्यू ये मालूम है आपको, पी का रिजल्ट कितना है, क्यू का मालूम है कितना है, ये थीटा भी मालूम है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज द एंगल द रिजल्टेंट इज मेकिंग विद पी वेक्टर, विद पी वेक्टर स्पेसिफिकली। मैं बताऊंगा आपको कि अगर क्यू वेक्टर के साथ निकालना होगा तो कौन सी बड़ी बात है, जब पी से निकाल लिया तो थीटा माइनस बीटा करोगे तो क्या आपको क्यू का एंगल नहीं मिल जाएगा, तो जो मर्जी मिल जाएगा। एक एंगल चाहिए होता है, कोई सारे एंगल नहीं निकालने की जरूरत होती। ये पता चला। अब देखो, मैं ध्यान देना जरा, मेरे को ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आपको भी दिखाई दे रही होगी ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, लेकिन मुझे ये ट्राइंगल पसंद नहीं आई। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी ट्राइंगल है। हमें सबसे ज़्यादा पसंद ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। क्यों, राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लगती हैं, राइट ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम लगती है। इस ट्राइंगल, एब्ट्यूज ट्राइंगल में तो कुछ भी नहीं मालूम हमें कैसे कैसे लगाएंगे, तो इसलिए हम इसको ज़बरदस्ती राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ऐसे बना लिया, कंस्ट्रक्शन हो गई है, ये कंस्ट्रक्शन हो गई है, एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर ली हमने ये वाली। ये एंगल भी थीटा होगा, कॉमन सेंस नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो, ये तो आना चाहिए आपको, ये अगर नहीं आता होगा तो पंगा पड़ेगा। ये थीटा, ये भी थीटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो गया, फाइन। तो अब देखो, अब चलते हैं आगे। ये देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब दो राइट ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, और दोनों, ये देखो, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, अच्छी बात है। अब ये दो चीज़ें मैंने यहां फाइंड करके रख ली पहले से, जो मेरी यूज़ होनी है। इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, आपने लिख लेना है यहां पे, इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी आप ध्यान देना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, इस पर भी वीडियो बनाई है मैंने। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली को बोलते हैं, और ये तीसरी जो हुई अब ऑटोमेटिकली बेस हो गई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा होता है। यानी कि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो थीटा के सामने वाली साइड साइन थीटा होती है, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा होती है, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा होती है। लगाओ प्रॉपर रेशोज, लेकिन याद रख लोगे तो, क्योंकि बड़ी बार यूज़ होता है ये पूरे वेक्टर्स में और पूरे फिजिक्स में, इसलिए इसको याद रख लो तो बेटर है कि थीटा के सामने वाला साइन, थीटा के साथ वाला कॉस, और किसकी टर्म्स में एच इंटू कॉस थीटा, एच इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ। आपको बड़े अच्छे से पता है कि व्हाट इज ए बी, व्हाट इज ए बी नहीं, व्हाट इज ए सी। ए सी इज क्यू, वेक्टर नहीं डालना, ए सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, AC is the magnitude of Q, and what is yes, AC is the magnitude of Q, that is why AB is equal to, आप ना एक लाइन और लिखोगे इसके आगे वाली, AC की जगह Q डाल देना, ये भी लिखना, इसके आगे एक बार दोबारा लिखना, AC की जगह Q डाल देना, क्योंकि आगे मैंने ये Q यूज़ किया हुआ है, AC यूज़ नहीं किया है। चले आगे, फिर आगे बड़ी ट्राइंगल में लगा दिया हमने इन ट्राइंगल OBC, इसमें हमने पैथागोरस थ्योरम लगाई है, बड़ी ईजी है। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अगर ये भी नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आ गया OB का स्क्वायर क्या बन गया, OA प्लस AB, सिंपल समझ आ गया। अभी मैंने पीछे निकाला AB किसके बराबर है, मैंने अभी पीछे निकाला BC किसके बराबर है, आएगा आपको समझ, कुछ नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रही है एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे मैंने A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दिया, और खोलने के बाद मुझे यहाँ नज़र आ रहा है अगर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। उसके बाद ये रिजल्ट बन गया, और मैंने क्या निकाल लिया, मैंने आर का मैग्नीट्यूड निकाला। मुझे सिर्फ पता चला कि ये लेंथ कितनी है।
आर वेक्टर नहीं निकाला तुमने आर निकाला, तुमने आर का मैग्नीट्यूड निकाला, इसलिए तुमने आर का मैग्नीट्यूड लिख दिया। कैसे लिखते हैं आर का मैग्नीट्यूड? आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? या तो खाली आर लिखते हैं ऐसे, लेकिन मैं ये पसंद करता हूं क्योंकि एग्जामिनर को ये ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है क्या कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं इस समय। तो वेक्टर भी डाला और दो, जबकि लगता लेजीनेस लगती है ना कि ये क्या लिखना है यार, जब इससे काम चल रहा है तो ये क्यों लिखेंगे? नहीं, ये ज़्यादा आइडिया देता है मेरी कॉपी पे जब मैं उसको देखूंगा कि भाई ये क्या बात कर रहा है। इट सेज आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड इट विच गिव्स दिस रिजल्ट। ये क्रैम कर लो, रट्टा मार दो इसको, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। अभी एक चीज़ और बाकी है, डायरेक्शन नहीं पता लगानी है। क्या लगाना है उसके लिए? थीटा बीटा पता लगाना है। तो बीटा पता लगाने के लिए हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, परपेंडिकुलर लिख दिया कितना, BC। देख लो बड़ी राइट ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस लिख दिया। बड़ी राइट ट्राइंगल का एंगल कौन है? बीटा है। हो गया। OB को फिर से वही लिख दिया, सब आएगा समझ, तुम लिखो। एक चीज़ बतानी है आपको यहाँ, ये क्या लिख दिया आपने? ये 11th क्लास में ये ज़रा समझना मुश्किल हो जाता है, ये स्टेप क्या लिखा। अब देखो मैं बताता हूँ। आपने सीखा हुआ है कि अगर मैं लिखूँ log टू द बेस 10 x इक्वल टू 2, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो log को उधर x निकालना है तो log को उधर लेके जाना है ना, तो log को उधर लेके जाना हो तो क्या करते हैं? 10 की पावर 2। log जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है? 10 रेज टू पावर, एंटी लॉग भी बोलते हैं इसको, बेस जो लिखा हो। अगर e होता तो e रेज टू पावर 2, ये बताया हुआ मैंने। इसी तरह से जब tan उधर जाएगा, क्योंकि मुझे तो बीटा निकालना है ना, तो बीटा इक्वल टू कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका है ये, tan इनवर्स जो आंसर आया। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मेरा आंसर आया tan बीटा इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब क्या बोल रहा है tan इनवर्स 1? 1/tan नहीं है ये, tan इनवर्स 1 बोल रहा है कि बताओ किस एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है। उल्टा है, किस एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है? मैं बोलूंगा 45 डिग्री पे, बीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है। अगर कोई अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं भी किसी को स्टेप समझ आया, कोई बात नहीं, इसलिए समझा दूंगा मैं आपको आगे जाके भी। थैंक यू वेरी मच।